हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का चैप्टर। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो हमने एक बहुत मशहूर सी घटना है कि जब एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिरा तो कहा जाता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की। तो ये एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। आप कोई भी चीज़ लेंगे वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स, एक ऐसी फोर्स जरूर लगी हुई है जो इसको अपनी तरफ खींचती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक मैंने डायग्राम लिया है, ये अर्थ है और इसके अराउंड में ये मून जो है वो रोटेट कर रहा है। तो हर पल क्या लगता है कि जैसे ये मून जो है वो स्ट्रेट लाइन पर चला जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो वो ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये मून ऐसे नहीं जाता, बल्कि ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, रिवॉल्व करता है। तो ऐसा क्यों करता है जबकि ये तो चला जाना चाहिए था स्ट्रेट? तो इसका मतलब न्यूटन ने सोचा इस बारे में कि जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसी फोर्स है जो इसको इसकी तरफ खींच रही है, मून को अर्थ की तरफ खींच रही है। तो उस फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप जानते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर ये एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, यानी कि अगर ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो ये अर्थ भी अट्रैक्ट होनी चाहिए और ये भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी यही रूल फॉलो होना चाहिए। लेकिन हम न्यूटन का सेकंड लॉ भी जानते हैं जो कि होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से A इज इक्वल टू हो जाएगा F ओवर M। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही एक्सेलरेशन उसका कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अर्थ का मास है वो तो इस एप्पल के मास से बहुत बड़ा है और इस वजह से इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसलिए ये ऊपर की तरफ हमको जाती हुई नहीं दिखाई देती। सिमिलर फिनोमेना यहाँ पर भी अप्लाई होता है। देन अगर आप इसको एक एक्टिविटी से समझना चाहें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ ये जो मून है वो क्यों रोटेट करता है। इवन जो सन है उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्यों रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रही है, क्या ये वाली फोर्स भी दोनों सेम है। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है और फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आप करके भी देख सकते हैं कि आपको क्या लेना है। एक थ्रेड का पीस लेना है, आप उसकी लेंथ ले लीजिए। वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। और उसमें एक स्टोन बांधिए। यहाँ पर स्टोन बांधने के बाद में उसको घुमाइए तो आप इस तरह से एक सर्कुलर पाथ देख पाते हैं। और अगर आप इस थ्रेड को रिलीज कर दें तो क्या होगा कि आपका जो स्टोन है वो आगे की तरफ भाग जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप इसको यहाँ पे रिलीज कर देते हैं तो ये आगे ऐसे भागता चला जाएगा स्टोन, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे। तो अब यहाँ पर जब ये इसको घुमाता है तो घुमाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लगता है हमेशा। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इसके केस में तो इसको भी घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये बात जो है यहाँ पर न्यूटन की जो है वो प्रूफ हो जाती है कि ये वाला जो फोर्स है और ये वाला फोर्स दोनों सेम होते हैं। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये मून स्ट्रेट चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाइए ये लॉ सब जगह पर एक ही तरह से अप्लाई होगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाता है।
कि इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है या यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, लॉ सब जगह पर एक ही तरह से काम करता है। अब देखिए न्यूटन क्या कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1 और इसका मास है m2, दोनों को स्मॉल में ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज d। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगी it will be directly proportional to the product of their masses, that means F will be directly proportional of m1 and m2, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देन इट इज क्लियर फ्रॉम दिस पार्ट दैट m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों पॉइंट्स को 1 एंड 2 मान सकते हैं, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है g एंड m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। तो यहाँ पर g क्या है, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एंड स्टूडेंट अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। बात करते हैं अब इस g की कि ये जो g है इसकी क्या वैल्यू होती है। तो इसकी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है g की ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं। अगर आपको इस g की यूनिट निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, इस g को ना इधर ही रखते हैं हम, और g एक काम करते हैं इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले f, और g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f d स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई m1 एंड m2। तो इस f की जो यूनिट है इट विल बी न्यूटन, एंड d की यूनिट होगी मीटर, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई m1 एंड m2, बोथ आर इन kg, सो इट विल बी kg स्क्वायर। ये यूनिट निकालने का एक तरीका होता है। तो आप ऐसे इस g की यूनिट निकाल लेते हैं, और वैल्यू g की होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब हम बात करते हैं इस लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो हम इससे ये पता लगा पाते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, और दूसरा आप सोचिए कि अर्थ हमें कैसे बाइंड करके रखती है, हमें कैसे जोड़ के रखती है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। और तीसरा जो टाइड्स आती हैं, तो टाइड्स भी क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगता है पानी पर, तो टाइड्स आती हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि मोशन जो मून का है वो कैसे होता है अर्थ के चारों तरफ, तो वो भी ग्रेविटेशनल लो से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है फ्री फॉल, और इसके बाद में मास एंड अर्थ। ये 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया, आपको लगता है कि हेल्पफुल है ये वीडियो, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें और साथ में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कराएं। थैंक यू सो मच।